आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। गुजरात का नाम आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे पहले सामने आता है, क्योंकि अब तक सबसे लंबे समय तक अगर किसी एक मुख्यमंत्री ने गुजरात में अपनी छाप छोड़ी तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन ऐसा लगता है कि हाल के दिनों में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी चुनौती देने के लिहाज से कम लोगों के बीच अपनी पैठ जरूर पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस चुनाव जीतती है या हारती है, यह कहना तो बड़ी दूर की कौड़ी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव बड़ा रोचक हो चुका है। रेस में कांग्रेस जरूर है, राहुल गांधी का क्रेज भी दिख रहा है, और इस रेस में अपने आप को बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने गुजरात में हिंदुत्व का सहारा भी लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने अपनी रणनीति में काफी बदलाव किया है और यह रणनीति अब कारगर भी साबित होती दिख रही है। माता के दर पर राहुल, मेघ माया मंदिर में कांग्रेस उपाध्यक्ष। अंबाजी से भी लिया आशीर्वाद, हाथ जोड़े, शीश नवाए, तल्लीनता से हर विधि विधान पर नजर बनाए राहुल गांधी। मंत्रोच्चार के बीच कभी टीका लगवाते, कभी अपने सिर पर चरण पादुका लगवाकर आशीर्वाद लेते। साथ में कांग्रेस नेताओं की टोली है। गुजरात की सियासत के दिग्गज भी हैं और प्रभारी भी। गुजरात का चुनाव अपने चरम पर है तो मानो कांग्रेस ने भी अपनी चाल बदल ली है। कांग्रेस की राजनीति की राहों में मंदिर का दरवाजा वैसे तो कम ही पड़ता है, या शायद कांग्रेस के नेता मंदिर को राजनीति की राहों से अलग रखते रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहे जाने वाले गुजरात के रण में मंदिर भी कांग्रेस का सियासी हथियार बनता दिख रहा है। कांग्रेस की जुबान पर बीजेपी के लिए जितने सवाल हैं, उतनी ही आस्था राहुल मंदिर मंदिर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। मैंने कल बोला था, मैं शिव का भक्त हूँ, मैं सच्चाई में बिलीव करता हूँ। राहुल जी बार-बार बीजेपी मेरे बारे में जो भी बोले वो सब ठीक है, मेरी सच्चाई है। शिव भक्त राहुल के इस अंदाज पर बीजेपी के सवाल लाजमी है, क्योंकि यही वो हथियार रहा है जिसके वार से बीजेपी के नेता कांग्रेस को हिंदुत्व के कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने अपना अंदाज पूरी तरह बदल लिया है। शाम को राहुल मेहसाणा के बहुचार्जी मंदिर गए तो उससे पहले सुबह ही मेघ माया मंदिर में भी माथा टेक चुके थे। राहुल ने अपने गुजरात अभियान की शुरुआत द्वारकाधीश के मंदिर में माथा टेक कर की, तो इसके बाद तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया। गुजरात के चुनाव में मंदिर कितना अहम हो चला है, ये दोनों तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं। अक्षरधाम के इस मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले ही गए, तो अब राहुल ने भी यहाँ जाकर मानो पीएम को जवाब दिया हो। स्वामी नारायण का ये मंदिर अपने आप में काफ़ी अहम है, वो इसलिए भी क्योंकि कभी आतंकवादियों ने इस पर हमला किया, और इसलिए भी क्योंकि पाटीदार समाज का एक बड़ा तबका स्वामी नारायण संप्रदाय से जुड़ा बताया जाता है। तो जाहिर है अगर पीएम मोदी अक्षरधाम मंदिर के सहारे पटेलों का वोट साध रहे हों तो राहुल भी पीछे नहीं। राहुल का अचानक बढ़ा ये मंदिर प्रेम गुजरात के चुनाव में एक अहम फैक्टर बनकर उभर रहा है, और राहुल गांधी का ये भक्ति अवतार फिलहाल तो गुजरात में छाया हुआ है। बीजेपी नेता पाटीदारों को लुभाने के लिए स्वामीनारायण भगवान के मंदिर जा रहे हैं, तो राहुल गांधी बीजेपी की हिंदू वोट बैंक को तोड़ने के लिए मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। लेकिन अब इस पर सवाल ये उठ रहे हैं कि मंदिर जाना स्वाभाविक होना चाहिए, चुनावी नहीं। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन। धर्म और राजनीति का ये मिक्स हमारे देश में बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात के कई मंदिरों में भ्रमण कर चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं और आक्रामक अंदाज में प्रचार भी करते दिख रहे हैं। ठीक उसी अंदाज में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां पर देवी देवताओं का दर्शन उनके यात्रा का एक बहुत अहम हिस्सा हुआ करता है। अपने आप को हिंदू दिखाना और हिंदू महसूस करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गर्व की बात है। राहुल गांधी भी अब कुछ इसी तर्ज पर हैं, और ये बात जरा बीजेपी को खटकने लगी है, क्योंकि अगर एक ही स्ट्रैटेजी पर दो नेता एक साथ चलने लगे तो फिर बंटवारा हो जाता है लोकप्रियता का। श्री राहुल गांधी जी के निवास से मात्र 6 किलोमीटर दूर ही दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है, तो वो गुजरात में ही चुनाव के समय में गए। क्या अपने जीवन में कभी एक बार भी दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर
जिसको देखने करोड़ों लोग आते हैं, जिसके श्रद्धा, विश्वास, संस्कार से पूरी दुनिया के सारे अनेकों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, क्या कभी जीवन में एक बार भी दिल्ली में 6 किलोमीटर दूर जो अक्षरधाम मंदिर है वहाँ गए? उनके परिवार का पैतृक फार्म हाउस दिल्ली में मेहरौली पे है और उसके पास ही एक शक्तिपीठ का मंदिर है कात्यायनी का, योग माया का भी है। मुझे तो पता नहीं वो जानते भी हैं या नहीं जानते। क्या कभी एक भी नवरात्रे में उनके जो फार्म हाउस के बगल में जो मंदिर है कात्यायनी का, कभी एक भी नवरात्रे में वहाँ पे गए? वो विचलित क्यों है? ईश्वर तो हमारे रोम रोम में है। ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की कृपा तो हम सबके ऊपर है। क्या ईश्वर को भी अब वो राजनीतिक दलों में बांटने की कोई नई योजना बना रहे हैं? उनको ये जानना चाहिए, मानना चाहिए, भारतीय संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति में ये कहा गया है 36 करोड़ देवी देवताओं के इस मुल्क में, और गुजरात तो खुद भगवान कृष्ण की भूमि है। यहाँ पर इस प्रकार के विभाजनकारी बयान उचित नहीं देते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ राहुल गांधी गुजरात में धुआंधार प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब प्लान कर रही है कि 20 नवंबर के बाद से न सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन होता दिखाई देगा, बल्कि 20 नवंबर के बाद से 50 से ज्यादा रैलियां होंगी जो कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। 100 से ज्यादा रैलियां होंगी जो कि अमित शाह संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के 15 से ज्यादा वरिष्ठ नेता गुजरात में प्रचार करते दिखाई देंगे। लगभग हर दिन 8 से 10 भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिखाई देंगे गुजरात में। आप जरा सोचिए कि किस विस्तृत और वृहत तरीके से कैंपेन की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसे में गुजरात का चुनाव सिर्फ गुजरात का नहीं, लगता है कि देश का चुनाव बन गया है। एक तरफ राहुल गांधी गुजरात में आक्रामक प्रचार के जरिए बीजेपी को घेरने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी गुजरात के किले को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली है। बीजेपी राज्य में डोर टू डोर कैंपेन चला रही है, जिसकी अगुवाई खुद अमित शाह कर रहे हैं। इस अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर न केवल वोट मांग रहे हैं, बल्कि गुजरात में विकास के काम को भी गिना रहे हैं। गुजरात में आकर के विकास की बात कर रहे हैं, सुशासन की राजनीति। ये जब से भारतीय जनता पार्टी शासन के केंद्र में आई है, तब से सुशासन की राजनीति ये राजनीति का केंद्र बिंदु बनी है, क्योंकि इसमें गरीब का कल्याण निहित है। हम चाहते हैं सुशासन पे बहस हो, हम चाहते हैं विकास पे बहस हो। इतना ही नहीं, गुजरात की सियासी बाजी जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 20 नवंबर से बीजेपी अगले 10 दिनों तक गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां शुरू करने वाली है। मोदी सरकार के मंत्रियों की पूरी फौज गुजरात में उतरी है। कहा जा रहा है कि राज्य में खुद पीएम मोदी 50 रैलियां कर सकते हैं। नवंबर के आखिरी सप्ताह से नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी के रोड शो करने की योजना है। चुनावी प्रचार थमने तक प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक गुजरात में डेरा जमाए रहेंगे, यानी नरेंद्र मोदी गुजरात में ही पूरे 1 महीने तक सक्रिय रहेंगे। इतना ही नहीं, गुजरात में पहले चरण में 89 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। 9 दिसंबर को वोटिंग है। इससे पहले बीजेपी एक साथ 30 बड़े नेताओं को सभी 89 सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए उतारने वाली है। गुजरात में बीजेपी के चुनावी अभियान को अमित शाह ने खुद अपने हाथों में ले रखा है। एक एक रणनीति अमित शाह खुद तैयार कर रहे हैं। मुकाबला कांटे का है, लिहाजा जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जाएगी, चुनावी शोर और भी ज्यादा तेज होता जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया के तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए एक अलग अंदाज में, दोस्ताना अंदाज में उनके सामने आते हैं।
मनीला में आसियान समिट चल रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा देखते ही बन रहा था। चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर अन्य तमाम नेता, मुलाकातों का दौर अलग अलग अंदाज में चलता रहा। आइए आपको दिखाते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात का क्या रहा सरमाया। भारत और अमेरिका की दोस्ती कितनी मजबूत है, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। तस्वीरें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के बीच मजबूत रिश्तों की कहानी को कहती हैं। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की मुलाकात की ये तस्वीरें पाकिस्तान को डरा सकती हैं और चीन को चिढ़ा भी सकती हैं। आसियान देशों के सम्मेलन का जब आगाज हुआ तब भी ट्रंप और मोदी गर्मजोशी से मिले, एक दूसरे से बातें की और अगले ही दिन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर बात हुई। करीब आधे घंटे से भी ज्यादा चली बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ रिश्तों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के विजन की तारीफ भी की। राष्ट्रपति ट्रंप जहां भी गए हैं पिछले दिनों और जहां भी उनको भारत के संबंध में कहने का अवसर मिला है, उन्होंने भारत के संबंध में बहुत ही ऊंचा अभिप्राय व्यक्त किया है, बहुत ही आशास्पद भाव व्यक्त किया है। और मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि भारत की विश्व को जो अपेक्षाएं हैं, अमेरिका की जो अपेक्षाएं हैं, भारत उसको खरा उतरने में भरपूर प्रयास करता रहा है और करता रहेगा। भारत और अमेरिका मिलकर दुनिया को बदलने का मादा रखते हैं, ये बात अमेरिका ने भी मानी है। बीते 6 महीने में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये दूसरी मुलाकात है। राष्ट्रपति ट्रंप खुद मोदी के विजन की तारीफ भी कर चुके हैं। A lot of good reports coming out of India, so I want to congratulate you. But it's an honor to be with you. साफ है कि पीएम मोदी से मुलाकात कर इशारों ही इशारों में अमेरिका ने चीन को यह संदेश भी दिया है कि दक्षिण एशिया में अमेरिका का कोई सबसे मजबूत दोस्त है तो वो है हिंदुस्तान। टीम न्यूज़ नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो वायरल हुई ही, लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं उन्हें एक अलग अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस के लास बोनास के इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा करने गए और वहां पर नरेंद्र मोदी रिजिलिएंट राइस फील्ड लेबोरेटरी का उन्होंने उद्घाटन भी किया। और यहां पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कुदाल चला रहे हैं या फावड़ा चला रहे हैं, ये देखकर आप कह सकते हैं कि वैसे वाकई में कोई किसान ही कुछ कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय किसी भी यात्रा पर करते हैं तो कम से कम इतना तो तय होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं जो वस्तुतः किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो ड्रम बनाना हो, लोगों के साथ थिरकना हो या फिर फावड़ा चलाना हो। आसियान समिट में हिस्सा लेने के साथ साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद फिलीपींस की राजधानी माले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के समुदाय और भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर स्वच्छ भारत अभियान को लेकर और साथ ही साथ भारत सरकार की अन्य उपलब्धियों को उन्होंने एनआरआईज के सामने रखा। और ऐसे मौके पर जैसा कि हर बार होता है, पूर्व की सरकारों को लताड़ना भी वो नहीं भूले। झूठे भूतिया लोग हैं जो पैदा ही नहीं हुए, उनको न मिले। इतना सा काम किया, बड़ा काम नहीं किया, इतना सा ही किया। परिणाम क्या है मालूम है? 57,000 करोड़ रुपीस बच गया। और ये एक बार नहीं बचा, ये हर वर्ष 57,000 जाता था। अब बताइए कहां जाता था भाई? अब जिनकी जेब में जाता था उनको मोदी कैसा लगेगा? आइए बात करते हैं राजस्थान की, जहां अलवर में एक बार फिर
कथित तौर पर गौरक्षकों ने वो किया जिसे आप गुंडागर्दी नहीं कह सकते, बल्कि इसे आप खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाना कहेंगे। एक व्यक्ति की जान ले ली, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास कुछ गायें थीं, और ऐसा माना जा रहा था कि कुछ गौरक्षकों को आरोप लग रहा था कि वो दरअसल गाय का स्मगलर है। न जान, न पड़ताल, न किसी तरह की पूछताछ, न पुलिसिया कार्रवाई, बस उसी समय फैसला सुनाया गया और उस व्यक्ति को जान से मार दिया गया। अलवर के उमर खान को पीट पीट कर लोगों ने मार डाला। राजस्थान के अलवर में ये 10 नवंबर की घटना है, जहां पर उस व्यक्ति की लाश को बरामद किया गया है। जिन कथित तौर पर गौरक्षकों पर यह आरोप है, वो सियासत को हवा देते दिखाई दे रहे हैं, और इस पूरे मामले को लेकर अब राजस्थान में एक बार फिर से सियासत हो रही है। ये वही इलाका है जहां पहलू खान को लोगों ने सड़क पर पीट पीट कर मार डाला था। आज ये दूसरा मौका है, लेकिन राजस्थान की सरकार मूक और बधिर बनी हुई है। इसका भी जो कत्ल हुआ है उसके पीछे साजिश की बुआ रही है, इसलिए कि 2 दिन तक पुलिस ने जो है उसके घर वालों को इत्तला नहीं दी कि उसका मर्डर हो गया है। के इलाके में जो गौरक्षक काम करते हैं उनके ऊपर शक है क्या आपको? नहीं, देखो हम कुछ नहीं तो बोलते, आगे वही बताएंगे, ड्राइवर है जो कुछ भी बताएगा। हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है कि हम हर जगह और हर स्थिति को पहले से समय से पहले कंट्रोल कर लें। मजबूर सरकार, बेखौफ बदमाश और एक शख्स की चली गई जान। किसने मारा, क्यों मारा? अलवर के उमर खान की मौत पर अब संग्राम बड़ा होने लगा है। कुछ लोगों के लिए ये कथित गौरक्षकों की गुंडागर्दी है, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले उमर के पिता का बयान सुन लीजिए। वैसे शक तो अब हम कैसे बता सकते हैं? तो गांव वाला कोई वो न पता होगा, जो ड्राइवर होगा कोई उसको वो बताएगा। वो हम कैसे बता सकते हैं कौन ने मारा, कौन ना? इसका मर्डर हुआ है? मर्डर हुआ है ना? शक है आपको? अब शक तो ये गांव वाला ने मारा है, तो कोई किसी को वैसे नहीं पटकता। उमर को किसने मारा, इस सवाल का कोई मुकम्मल जवाब फिलहाल उनके पिता इलियास के पास भी नहीं। वो भी पुलिस और प्रशासन से यही जवाब मांग रहे हैं। वो फिलहाल इसे सीधे तौर पर कथित गौरक्षकों की करतूत नहीं बता रहे। वहीं घटना के बाद से जो बातें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक शनिवार देर रात 2 गौपालक एक गाड़ी में कुछ गायें भरकर अलवर जिले से भरतपुर के घाटमिका गांव जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कथित गौरक्षकों ने उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पहले दोनों गौपालकों को पीटा गया और बाद में उन पर गोली चलाई गई। ये जरा गाड़ी ले गए, गाड़ी में आए और गहन कर सूल निकलते ही एंड में घर आवे नीचे लू हूं इनके दे गोली। कौन ने दी? ये पतना बजरंग दल गुजरा कौन ने दी? इन्हें गोली की मौत उम्र की हुई है। ये गोली और लगी पड़ी है छोरा के ताहिर के। जाहिर है हत्याकांड पर शोर शराबा बढ़ने लगा है, लेकिन राजस्थान सरकार अपनी लाचारगी बयां कर रही है। सूबे के गृह मंत्री पुलिस बल का रोना रो रहे हैं और विपक्ष ऐसी वारदातों पर हमलावर है। कारण कोई भी हो, लेकिन दिन दहाड़े किसी को कोई मार दे, ये एक सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। और मुख्यमंत्री उस दिन अलवर में ही थी। अब प्रशासन, पुलिस, सरकार, उनकी क्या भूमिका आप समझ सकते हैं। 4 साल में लगातार यहाँ पर अनेकों ऐसे प्रकरण हुए हैं। पिछली बार भी अलवर जिले में जब ऐसा आक्रमण हुआ था, उसको न्याय दिलाने में सरकार नाकामयाब रही है। हम चाहते हैं जांच हो, लेकिन जांच का परिणाम भी निकले। एक संदिग्ध व्यक्ति को कल ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यहाँ की घटना हुई, उससे थोड़ी पूछताछ से कुछ चीजों का मेल मिलाप तो मिल रहा है घटना का, लेकिन अभी 100% नहीं कह सकते कि ये है। और उसके साथ अन्य लोग भी थे जिसका उसने नाम बताया, तो उनको भी लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पुलिस की जांच से ही ये साफ होगा कि हत्या क्यों हुई, क्या इसका कथित गौरक्षकों से कोई लेना देना है। अलवर में पहलू खान की हत्या के बाद ये दूसरा मौका है जब पुलिस, प्रशासन और सरकार सवालों के घेरे में है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। अजीब विडंबना है हमारे देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी सरकार हमेशा यही कहती है कि गौरक्षा के नाम पर किसी को मारा जाना बहुत जघन्य अपराध है और ऐसे अपराध को किसी भी तरीके से कोई समर्थन कहीं से नहीं मिल सकता। लेकिन हमारे देश में गौरक्षा के नाम पर हर साल लोगों को जिस तरह से मारा जा रहा है पिछले 3 सालों से, वो प्रदर्शित करता है कि यह आंकड़ा कितना बड़ा होता चला जा रहा है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये जिंदगियां हैं जिन्हें गौरक्षा के नाम पर गौरक्षक मार रहे हैं। और आखिरकार ये कौन सी रक्षा कर रहे हैं गौरक्षक? क्या इनके पास कोई कानूनी अधिकार है? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये गुंडागर्दी है, विशुद्ध गुंडागर्दी, जो कि सिर्फ धर्म के नाम पर की जा रही है। लेकिन ऐसे ही गुंडागर्दी आज पार्किंग लॉट में भी है।
जी हाँ, ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आपने किसी भी पार्किंग में पहुंचकर पार्किंग एजेंट को या पार्किंग करने वाले व्यक्ति को अपनी गाड़ी की चाबी दे दी और वो गाड़ी अच्छे से लगा देगा, बाहर निकाल देगा, तो आप गलतफहमी में हैं। क्योंकि ऐसे लोग अब पार्किंग एजेंट का काम करते हैं जो लोगों की जान ले लेते हैं। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 18 के पार्किंग स्टाफ की लापरवाही की वजह से एक गर्भवती महिला की जान चली गई और उसके साथ साथ ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिरकार इन पार्किंग में काम करने वाले ये नाबालिग लड़के किस अधिकार से ये पार्किंग का काम करते हैं। हम सुरक्षा की बात करते हैं, पार्किंग का पैसा देते हैं और सब कुछ करते हैं, बदले में हमें मिलता क्या है? हर तरह की असुरक्षा। आखिरकार ये कब रुकेगा हमारे देश में? अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बाजार के भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर आप भी अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो सावधान हो जाइए। अगली बार अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाते वक्त पार्किंग स्टाफ को ठीक से देख लीजिएगा। नोएडा में ऐसी ही मौत की पार्किंग का मामला सामने आया है। इस युवा दंपति की जिंदगी में तबाही का वो तूफान आया जिसने इनके घरौंदे को देखते ही देखते बिखेर कर रख दिया। जिस घर में किलकारियां गूंजने वाली थीं, वहां मातम छाया हुआ है। तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 18 की हैं, जहां रविवार शाम एक पार्किंग स्पेस के अटेंडेंट ने पार्किंग के दौरान एक गर्भवती महिला को कार से कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जो पार्किंग का स्टाफ था उसमें एक नाबालिग बच्चा कस्टमर की गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए जब वो चाबी दे के चला गया, उस गाड़ी को उसने आगे पीछे करने में कैसे उससे असावधानी हो गई कि गाड़ी चल पड़ी, जिससे कि वहां टहल रहे उस दंपति उसकी चपेट में आए और गाड़ी जाके खंबे से टकरा गई। नोएडा के सेक्टर 75 की एक सोसाइटी में रहने वाले प्रतीक और मानसी अट्टा मार्केट में शॉपिंग करने आए थे। मानसी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो कुछ ही दिनों में मां बनने वाली थी। खरीदारी के बाद प्रतीक और मानसी पार्किंग की ओर लौट रहे थे, जहां उनकी गाड़ी खड़ी थी। इस बीच पार्किंग एरिया में तैनात एक नाबालिग स्टाफ एक कार को बैक कर रहा था। अचानक कार बेकाबू हो गई और उसने मानसी और प्रतीक को टक्कर मार दी। नोएडा सेक्टर 18 में देर रात ये मार्केट का एरिया जहां पे पार्किंग अटेंडेंट की गलत तरीके से पार्किंग कार को पार्क करने के चलते और तेज रफ्तार में गाड़ी को बैक करने के चलते, एक तरह से आप उसकी पार्किंग टैक्टिक्स कह सकते हैं, जिसने एक 8 महीने की गर्भवती महिला की जान ले ली। इस घटना ने एक बार फिर पार्किंग में हो रहे घपले और लापरवाही को उजागर कर दिया है। नोएडा में पार्किंग माफिया और पार्किंग ठेकेदारों का एक तरह से नेक्सस चालू है, जिसे कि अथॉरिटी शिकंजा कसना चाहे तो कस सकती है, लेकिन इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन कभी लिया नहीं गया। और यहाँ पे आप गाड़ी कहीं पर भी पार्क करें, आपको तुरंत रेट लिस्ट थमा दी जाएगी, आपकी पर्ची काट दी जाएगी, और आप कहीं पर भी पार्क करें, आपको पैसे उसके पूरे भरने पड़ेंगे। अब सवाल है कि क्या मानसी की मौत का जिम्मेदार सिर्फ वो नाबालिग पार्किंग अटेंडेंट है? क्या इसके लिए वो लोग भी जिम्मेदार नहीं जिन्होंने एक नाबालिग लड़के को इतने व्यस्त मार्केट में गाड़ियां पार्क करने के लिए काम पर रखा? कानून के मुताबिक किसी भी नाबालिग को ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता, तो फिर आरोपी लड़के को पार्किंग में गाड़ियों को मूव करने की इजाजत कैसे दी गई? वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राम कुमार, न्यूज़ नेशन, नोएडा।